नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल 2 के अंतर्गत हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है वो वास्तव में क्या होती है, उनके हम घातांक नियमों के बारे में हमने देखा था। परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो जो साथी ऐसे है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रीट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक है, जो नए जोड़े गए हैं टॉपिक, वो उनको भी हम शामिल करते हुए बहुत ही अच्छे वीडियो बन रहे हैं, तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो अन्य जो साथी हैं उनके साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने एक पहले चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से सारे ही वीडियो जो है आप उनको एक बार अच्छी तरह से देखिए। उन सबका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है चैप्टर वो हम दूसरा जो इकाई है वो हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है बहुपद। ये जो है जो आरबीएसए की जो मैथ्स की जो बुक दी हुई है वो कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंतर्गत दोनों ही बुक्स में ये आपके चैप्टर दिए हुए हैं। तो दोनों ही बुक्स को हम जितने भी उसमें अभ्यास प्रश्न है, उसमें जितने भी आपके जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे बहुपद है, बहुपद अचर अचर पद कौन से होते हैं, बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, या बहुपदों के शेषफल प्रमेय क्या है, उसी तरह जो चैप्टर जो बिंदु आपके दिए उन सारे ही बिंदुओं को हम इस वीडियो में या जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे उनमें हम शामिल करेंगे। तो आप कहीं भी इन वीडियो को स्किप नहीं करें, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं भी आपके जो ऐसा कोई बिंदु लिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। साथ ही एक और निवेदन कर दूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो आप साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी साथ अच्छा लगे आप उसे साथ ही साथ नोट करते जाइए। तो सबसे पहले तो हम इस बहुपद जो शब्द है, इस शब्द को हम समझते हैं कि वास्तव में ये बहुपद जो शब्द है वो वास्तव में है क्या। यानी ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बहु और एक शब्द इसमें पद। बहु का मतलब तो होता है बहुत, और बहुत सारे जो पद मिलकर जो एक श्रृंखला बनाते हैं उसे हम कहते हैं बहुपद। अब बात ये यहाँ पर ये आती है कि वास्तव में ये पद है क्या, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें इस पद की व्याख्या हमारे इस दिमाग में नहीं होगी स्पष्ट, तब तक हम इस बहुपद जो चैप्टर है इसको हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन पद जो है वो हम गणित की भाषा में जो कहें तो ये जो है वो चर और अचर राशि दोनों से मिलकर पद बनता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है, तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में चर और अचर की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं होगी, तब तक न तो हमें पद समझ में आएंगे, न हम उस बहुपद को समझ सकते हैं, न हम बहुपदों की घात के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जब आधारभूत हमारे पास जानकारी नहीं होगी हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम बात करें चर और अचर राशि की, तो सबसे पहले तो हम ये करें कि चर राशि कौन सी होती है। चर राशि यानी वे सारे के प्रत्येक रूप में हम जितने भी यूज कर रहे हैं गणित में, प्रत्येक रूप में प्रत्येक का अर्थ क्या है। जैसे हम कहीं पर आपने देखा होगा ए लिखा हुआ मिलेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह के जो शब्द लिखे हुए मिलते हैं हमें, ये सारे हैं चर राशियां। अब बात आती है कि इनको चर राशि क्यों कहते हैं, तो अचर राशि कौन सी होगी। यानी हम जितने भी अंकों का यूज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 17 19 2/3 -4/6 कुछ भी, यानी जितने भी हमारे पास गणितीय जो संख्या है, प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, यानी जितनी भी संख्या है, चाहे अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, वो सारी तो है अचर राशि। अब चर राशि कौन सी, जितने भी एबीसी हम जो यूज कर रहे हैं ये सारे कहलाते हैं चर। अब इनको हम चर राशि क्यों कहते हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा समझ लें कि चर का अर्थ होता है चलायमान। क्या अर्थ होता है, चलायमान। चलायमान का अर्थ है यानी ये जो है इनके, हम जैसे बात करें सबसे पहले अचर राशि की, यानी ये जो राशि, जैसे अगर मैं कहीं पर भी, जैसे हमने कई अंक आपको लिखा हुआ संख्या मिल जाए 2, तो इसका हम यूज चाहे कहीं पर भी कर ले, इसका अर्थ क्या होगा, यानी किसी भी दो वस्तुओं को ही ये प्रतीक रूप में व्यक्त करेगी, ठीक है। यानी इस 2 का मान हम कहीं पर भी लिख दें, चाहे वो अंकगणित में लिखना हो, बीजगणित में लिखें, चाहे रेखागणित में लिखें, या ज्यामिति रूप में लिखें, या किसी अन्य विषय में भी अगर इसका हम यूज करें, तो वहां पर इसका जो अर्थ है वो हमेशा के लिए 2 का अर्थ क्या रहेगा, हमेशा 2 ही रहेगा, ये कहीं भी बदलेगा नहीं। या हम जैसे 3 का अर्थ है तो वही रहेगा, या 2/3 है, जो भी संख्या है उनके मान कहीं भी बदलते नहीं है, तो उनको तो कहते हैं अचर राशि, ठीक है। अब बात आती है चर राशि।
अब चर राशि, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास कुछ राशि थी, ठीक है, मेरे पास कुछ रुपए मान लीजिए, जैसे मेरे पास x रुपए है। अब ये x रुपए है कितने, इस x की वैल्यू जरूरी नहीं है कि इसको मैं 1 मानूं या 2 मानूं या इसको 10 रुपए मान लूं या 100 रुपए मान लूं, यानी x जो है या ABC जो भी हम मानते हैं वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको हम कहते हैं चर राशि, ठीक है। यानी x का मान जो है या y का मान जो है वो हर जगह अलग अलग आ सकता है। हो सकता है किसी प्रश्न में हमारे x की वैल्यू जैसे हमने ज्ञात की तो 5 आ गई, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि x का मान हर जगह 5 ही रहेगा, ठीक है। किसी अन्य प्रश्न में हो सकता है कि x की वैल्यू जो है वो -2 आ जाए, या कहीं पर हो सकता है y की वैल्यू 2/3 आ रही हो, और कहीं हो सकता है कि y की वैल्यू जो है √2 में आ जाए। तो हर जगह इसका जो मान है वो बदलता रहता है, इसलिए हम इनको कहते हैं चर राशियां, ठीक है। तो हमारे पास दिमाग में सबसे पहले तो ये चर राशि, इस प्रकार हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये चर राशि और अचर राशि की जो परिभाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हम जब आगे जब इनको हम समझेंगे तो हमारे दिमाग में ये पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि मैं बार बार जो चर और अचर शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आपको वास्तव में सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदों की, ठीक। अब पद जो बनेगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि चर और अचर राशि दोनों को मिलाकर पद बनते हैं, ठीक है। चर राशियां कौन कौन सी, जो भी हम मान रहे, चाहे x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में हो, हिंदी में भी कई बार मानते हैं इसको, जैसे अ मान लिया, ब मान लिया, क मान लिया, ये भी मानते हैं। वैसे बुक्स में अब हमें ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन पहले की जो बुक्स आती थी उसमें ये भी इस तरह से मानते थे, किसी राशि को अ मान लिया, किसी को ब मान लिया, इस तरह से भी मानते थे। लेकिन अब जो अधिकांश तो हमें जो शब्द मिलते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के ही शब्द मिलते हैं। तो ये सारी है चर राशियाँ। और अचर राशि कौन सी, यानी गणित के रूप में कुछ भी हो सकती है, चाहे परिमेय अपरिमेय, जैसे 1/2 लिख दिया, 1 से 1/2 लिखा, चाहे माइनस में 5 लिख दिए, इस तरह की, ठीक है। तो ये जो सारी जो राशियां हैं अब इनको मिलाकर बनते हैं पद, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 3x, तो इसमें देखिए अचर राशि भी है और चर राशि भी, दोनों भी है इसमें। तो ये एक क्या बन जाएगा, पूरा एक पद बन जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा है -4/3 ABC, ये भी लिखा है। और इसमें आपको ये देखना है मैंने जो पद लिखा है क्या इसमें ये एक ही पद है या बहुत सारे पद हैं, ये भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। यानी ये ध्यान रखें, जब तक इसके बीच में हम कहीं भी प्लस या माइनस से इनको पदों को अलग अलग नहीं करते हैं तब तक वो पूरा एक ही पद माना जाता है। क्योंकि जब बहुपद की बात होगी तो इसमें हमें एक पदीय व्यंजक भी मिलेंगे, दो पद भी मिलेंगे, त्रिपद भी मिलेंगे, बहुपद भी मिलेंगे। तो हमें पदों की जानकारी भी होनी चाहिए, पद को हम अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं। यानी जब तक उसके बीच में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ होता है, जैसे ये अगर मैं ये लिखूं 3xy + 2z, ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ ये हो जाएगा, ये पूरा जो है ये पूरा एक पद है और ये पूरा हो जाएगा दूसरा पद। यानी इसमें कुल मिला के कितने पद हो गए, 2, ठीक है। तो इस तरह से पदों को हम अलग अलग करते हैं। पद किससे बनेंगे, चर और अचर दोनों राशियों को मिलाकर भी बन सकता है। कहीं पर आप पद ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है x² + 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। अगर इससे ज्यादा की बात करें, जैसे मैंने लिखा है 2y³ - 5y² + 1/2y - 7, जैसे ये लिखा है। तो ये भी क्या है, देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 पदों वाले व्यंजक बन गया। अब इसमें एक तो ये होता है पद, और दूसरा जो होता है, अब मैंने यहाँ पर देखिए अलग अलग लिखा है, जैसे y³ 3 है, यहाँ y³ कितनी है, 2 है, यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ केवल 7 लिखे हुए। यानी जो पद जो बनते हैं वो चर और अचर राशि दोनों को मिलाकर बन सकते हैं। केवल अचर राशि से भी बन सकते हैं या केवल चर से भी बन सकते हैं, यानी किसी भी तरह से पद की रचना हो सकती है। यानी कुल मिलाकर हम संक्षिप्त रूप में कहे तो चर और अचर राशि दोनों को मिलाने से ही पद बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई पद के बारे में बात। अब हम थोड़ी सी चर्चा और करें कि हम इन पदों को परिभाषित रूप में कैसे करें, ठीक है। यानी जहां पर भी हमें पदों की जो संख्या है उसके आधार पर इनका हम नामकरण भी करते हैं।
जैसे एक पद वाली जो संख्या है जिसमें सारे है कितने पद होने चाहिए, एक, तो उसको तो हम कहते हैं एक पदीय व्यंजक। क्या कहेंगे उसको हम, एक पदीय व्यंजक। अगर उसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो, तो उसे हम कहेंगे द्विपदीय व्यंजक। क्या कहेंगे उसको, द्विपदीय व्यंजक। अगर पदों की संख्या कितनी हो जाए, तीन, तो उसे हम कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। यानी बिल्कुल शब्द से ही स्पष्ट है, आपको कहीं भी ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें बीजगणित में कुछ आपको शब्द ऐसे जरूर मिलेंगे, जैसे व्यंजक शब्द है, बहुपद है या त्रिपद है, रेखीय पद भी आएंगे, रेखीय समीकरण भी मिलेंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अगर उनके आप सही रूप से आप उसकी परिभाषा अगर समझ जाए तो आपको ये जो बहुपद वाला चैप्टर है कहीं भी आपको कठिन नहीं लगेगा। अब बात आती है, अगर तीन पद से अगर अधिक पद हो, कितने पद हो, जैसे चार पद या चार से अधिक हो, चार या चार से अधिक जितने भी पद हैं उन सबको क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। यानी हमें जो है एक पदीय, द्विपदीय, तीन त्रिपदीय व्यंजकों के साथ साथ उससे अधिक जो पद है उन पदों के बारे में हमें इसमें चैप्टर में हमको समझना है। तो ये जो है वो कहलाते हैं बहुपद। ठीक है, अब एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय जो व्यंजक है इनकी चर्चा कक्षा 8 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें की हुई है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। अब कक्षा 9 और 10 में जो है वो बहुपदों की चर्चा होगी, जिसमें 3 से अधिक पद दिए हुए होंगे, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। चलिए अब जो हम आगे बढ़े और कुछ और चर्चा करें इन चर पदों की संख्या पर। ठीक है, चर पदों वाले समीकरण की हम चर्चा करते हैं। अब उसमें हमने अभी तक तो पद देखे हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय। ठीक, अब जब है चर जो है, क्या चर जो है उनकी भी संख्या के आधार पर अलग अलग समीकरण होते हैं क्या? तो देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है x² प्लस x प्लस 7। ठीक है, एक तो मैंने आपके सामने समीकरण ये लिखा। दूसरा मैं जो लिख रहा हूं वो लिखा मैंने जैसे xy प्लस 7y माइनस 3। ठीक है, एक जो लिखा है जैसे लिखा है x² प्लस y² प्लस z प्लस 5। ठीक है, तो 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हमने पहला जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें जो है आप देखिए तो आपको इसमें केवल एक ही तरह के चर मिल रहे होंगे। कितने तरह के, इसमें केवल एक ही तरह का चर है। इसमें हम देखें तो हमें यहाँ पर केवल x ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें आप देखिए x भी है और साथ में y भी है। तीसरा जो समीकरण है उसमें आपको x भी दिखेगा, y भी दिखेगा और z भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है मैंने जो अलग अलग जो चर लिखे हैं, किसी में एक चर लिखा हुआ मिलता है, किसी में 2 चर होते हैं, किसी में 3 चर भी लिखे हुए होते हैं, किसी में 3 से अधिक चर भी लिखे हुए होते हैं। तो इनको चरों के आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के चर हो उसको कहते हैं एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले बहुपद कहेंगे। अब आपके दिमाग में 2 शब्द और आ रहे होंगे कि कहीं तो मैं बहुपद बोल रहा हूं, कहीं समीकरण बोलता हूं। तो अब ध्यान रखें, बहुपद और समीकरण में भी थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि बहुपद तो है, जैसे ये एक मैंने जो लिखा है ये बहुपद है। ये समीकरण कब बनेगा, जब इसका कोई मैं मान निर्धारित करूं। जैसे x² प्लस x प्लस 7 बराबर अगर मैं लिखूं जैसे 0 लिख दिया, तो अब इसके मैंने एक वैल्यू रख दी है, फिक्स बना दिया है। अब यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो एक फिक्स एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो तब जाके ये बनता है एक समीकरण। ये ध्यान रखें। ठीक, तो ये जब तक हम इसके बराबर में कोई वैल्यू नहीं रखी जाए तब तक ये क्या कहलाएगा, केवल एक बहुपद कहलाएगा। और जब इसकी हम कोई वैल्यू निर्धारित कर दें, जैसे इनका जो आंसर आना चाहिए, जैसे वो 0 आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो उस समय बन जाता है वो समीकरण। ठीक है, तो ये भी हमारे दिमाग में स्पष्ट होना जरूरी है कि बहुपद कौन सा है और समीकरण कौन सा है, क्योंकि प्रश्नों में हमको दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, तो एक चर वाले बहुपद कौन से हुए, जहां पर हमें पूरे बहुपद में एक ही प्रकार का चर दिखाई दे। जहां 2 प्रकार के चर दिख रहे हैं, जैसे एक x है और एक y, तो ये क्या होगा, 2 चर वाले समीकरण।
और जिसमें 2 से अधिक दिख रहे हैं ये कौन से होंगे? 3 चर वाले। तो इस तरह से इन चरों के आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बात इससे आगे एक और करें, अब हमें बात आती है इन घात के बारे में। हमें घात शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा। हमें किसी भी बहुपद की या समीकरण की अगर घात निर्धारित करनी हो तो हम कैसे करें? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, x की घात 3 प्लस x² माइनस 2x प्लस 5, क्योंकि बहुपद वाला ही हमारा चैप्टर चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर हम यहाँ बहुपद के ही एग्जाम्पल लें। अब यहाँ पर एक मैंने बहुपद आपके सामने लिखा है। अब हमें इसमें ये निर्धारित करनी है कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो ऐसे भी प्रश्न कंपटीशन में हमको मिलते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन घात का निर्धारण भी हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसकी घात देखें तो यहाँ पर x की घात कितनी लिखी हुई है? 3। इसमें x की घात कितनी है? 2। इसमें x की घात कितनी है? 1। और यहाँ पर x की घात कितनी? इसमें x पद नहीं है तो 0। तो हम घातों का निर्धारण इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इसकी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो घात कितनी बन गई? 3 और 2 5, 5 में से 1 गई 4। तो आप ध्यान रखें, ये जो मैंने जो एग्जांपल आपके सामने लिया है, इस तरह से हम घातों का निर्धारण नहीं करते हैं। ये तो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम घात जब उनको घातों के जो घात जब हमें बहुपद की घात ज्ञात करने को कहा जाए तो हम इस तरह से भी घातों को प्लस करके सीधा आंसर लिख दें। इस तरह से भी घात का निर्धारण नहीं होता है। हमें किसी भी बहुपद की अगर घात देखनी है तो आपको कहीं भी इनकी घातों को प्लस करने की या माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल हमें उस जो बहुपद दिया हुआ उसमें जो अधिकतम जो घात होती है, यानी इस बहुपद में आपको जो घात दिख रही है, जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर देखिए 1 घात भी है, 2 घात भी है और 3 घात है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 3। न तो यहाँ हमें कई घातों को जोड़ना है, न कई घातों को हमें घटाना है। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखूं, जैसे मैंने लिखा है a की घात 2 माइनस a² b प्लस abc प्लस 7। जैसे एक बहुपद आपके सामने और लिखा हुआ है, इसमें कितने चर है? तो हमें देखे थे चर के हिसाब से देखे थे कितने हैं? 3 चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें a b और c है। लेकिन यहां मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि इस बहुपद की घात कितनी है। ठीक है। अब इसमें हमें घात का निर्धारण करना है, तो आपको कितनी दिख रही है घात? वैसे यहाँ देखे तो ये 1 घात लगी हुई है, यहाँ 2 घात लगी हुई है, यहाँ पर भी 2 घात है। तो इसकी अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी? 2। ठीक है। लेकिन ये भी आपका आंसर गलत है। अब देखिए, जब आप यहाँ तो हम इसकी घात अधिकतम घात जो देख रहे हैं कितनी है? 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दी। लेकिन यहाँ जब अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है तो इसका आंसर 2 नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये है कि हमें जो घातें जो जोड़नी है, आपको एक एक पद को देखना पड़ेगा। जैसे इसमें कितने पद है? 4 पद दिए हुए हैं, तो इन चारों ही पदों में हमें देखनी पड़ेगी किस पद में कितनी घात है। जैसे इस पद में देखें, इसमें घात कितनी है? 2। इसमें जो घात हमें देखेंगे तो हमें यहाँ देखना है इस चर जो है, इस चर की तो घात है 2 और पास में जो b जो दिया हुआ है उसकी भी है 1 घात। तो हमें इन दोनों ही घातों को जोड़ना है। एक पद के अंदर जितनी भी घातें आती है उनको आपको जोड़ के ही देखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसमें कितने चर है? 3 चर है, तो 1 घात इसकी, 1 घात इसकी और 1 घात इसकी, तो कितनी होगी कुल मिला के? 3 घात। तो अब यहाँ जो अधिकतम जो घात बनेगी इस बहुपद की वो क्या बनेगी? 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3। ठीक है। यानी ये जो छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार हमारे बहुत बड़े नुकसान करवा सकती है। तो आप घातों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए कि घात की गणना किस तरह से की जाती है। 2 तरह से, पहला तो आपको ये देखना है कि किस पद में अधिकतम घात है। दूसरा, उसके साथ में ये भी हमें देखना पड़ेगा उसमें कितने चर दिए हुए हैं। अगर 2 या 3 चर दिए हुए हैं तो उनकी भी घातों को आपको जोड़ते हुए उस पद की आप अधिकतम घात हम निर्धारित करेंगे और वही जो है उस पूरे बहुपद की अधिकतम घात कहलाएगी। ठीक है। तो आशा करूंगा आपको ये घात और ये जो चर वाली जो बात है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटे से चर्चा हम और कर लेते हैं। अब हम घात के बारे में हमने देख लिया, चर वाले देख लिए। अब हम एक आपको शब्द एक और मिलेगा, वो मिलेगा आपको गुणा। ठीक है। बहुपदों की जब हम चर्चा करें, जैसे मैंने लिखा है 3x घात 3 माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 5, ये एक बहुपद लिखा हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें गुणांक ज्ञात करना है।
अब इसमें जो गुणांक जो आएगा वो प्रश्न आपको ऐसा नहीं पूछा जा सकता, पूरे बहुपद का गुणांक बताइए। गुणांक जो होता है वो किसी एक पद का पूछा जाता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हमें क्या पूछ सकते हैं, जैसे हमें ये पूछ सकें कि x की घात 3 का गुणांक बताइए, या हमें ये पूछा जा सकता है x घात 2 का गुणांक बताइए, या x का गुणांक बताइए। तो गुणांक कौन सा है, बहुत ही सिंपल सा है, जो बहुपद जो पद दिया हुआ है उसमें जिसका गुणांक पूछा है, जैसे हमें x घात 3 का गुणांक पूछा है तो इस x घात 3 को इस पद में किससे गुणा किया गया वो इसका गुणांक कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ x घात 3 का गुणा किससे किया गया है, 3 से, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3। इसी तरह से जैसे x घात 2 का गुणांक देखना है तो x घात 2 का गुणा किससे किया गया है, 2 से, लेकिन साथ में ध्यान रखें ये निशान जो है माइनस, यानी यहाँ इसका गुणांक जो लिखेंगे हम इस निशान के साथ में लिखेंगे, इसका गुणांक क्या होगा, -2। इसी तरह से x का गुणांक हमें देखना है तो कितना होगा, +1। तो ये गुणांक जो है ये भी हमें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब एक दूसरा कई बार ऐसा भी होता है प्रश्न, जैसे ये लिखा हुआ है -2/3 x² y z, जैसे ये है। अब इसमें अगर हमें ये पूछा जाए कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक कौन सा होगा, तो x², अब इस पूरे पद में हमें अगर गुणांक देखना है, किसका देखना है, x² का देखना है, तो इस x² को छोड़ के जो साथ में जो गुणा किया वो पूरा ही इसका गुणांक कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, -2/3, और साथ में जो है y और z ये भी इसके गुणांक में शामिल आएंगे। इसी तरह से अगर मान लो कहीं y का अगर गुणांक पूछ ले कि y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक क्या होगा, इस y के अतिरिक्त सारा ही इसमें, जैसे -2/3 x² z, ये जो है ये हो जाएगा y का गुणांक। और इसी तरह अगर मुझे केवल x का ही गुणांक निकालना हो तो क्या होगा, यानी गुणांक आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। जब इस पद में हमें अगर केवल x का गुणांक निकालना हो तो हमें देखिए -2/3 ये भी है। अब यहाँ पर हमें केवल x का गुणांक पूछा, यानी x² का नहीं पूछा, तो हमें x² की जगह एक x जो है वो गुणा में रहेगा यहाँ पर, तो इसका जो गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा, -2/3 x y और z, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पद का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करूंगा इस वीडियो में आपने बहुत ही सरलता से सारी चीज़ों को समझा होगा। तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। बहुपद के बारे में जो कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पहली जो प्रश्नावली दी हुई है उस प्रश्नावली में बिल्कुल ऐसे सिंपल प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो प्रश्न मैं आपको यहाँ साइड में डिस्प्ले पे भी बता दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उनको अभ्यास कीजिए। उन प्रश्नों में शायद मुझे लगता है कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको कहीं भी समस्या हो रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि जो अगला जो वीडियो जब हम शुरू करेंगे इसके आगे वाले जो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो उसमें हम उस आपकी समस्या को भी शामिल कर देंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।